नमस्कार। आज हमारे पास दो बहुत ही अलग सी चीजें हैं हाँ, एक एमएससी केमिस्ट्री का ताज़ा सिलेबस। और दूसरा लगभग 40 साल पुराना एक रिसर्च पेपर। बिल्कुल। पहली नज़र में लगता है कि इनका आपस में क्या लेना देना होगा। सही बात है। एक तरफ भविष्य की पढ़ाई का नक्शा है और दूसरी तरफ विज्ञान के इतिहास का एक पन्ना। लेकिन असल में इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। और आज हमारी कोशिश यही रिश्ता समझने की है। हम ये देखेंगे कि पीके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो भारी भरकम शब्द और सिद्धांत दिए गए हैं, वो असल में 1983 की एक लैब में कैसे जिंदा हो उठते हैं। मतलब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़कर देखेंगे। हाँ, ये एक तरह की कह सकते हैं टाइम ट्रैवल यात्रा होगी। हम देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म या केमिकल डायनामिक्स जैसे शब्द जो सिलेबस में सिर्फ हेडिंग की तरह दिखते हैं, वो असल में एक वैज्ञानिक जासूसी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे प्रयोगों, डेटा और बहुत सारी दिमागी मेहनत से सुलझाया गया था। तो चलिए सबसे पहले उस नक्शे को देखते हैं, यानी पीके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। ठीक है। इसे देखकर लगता है कि ये काफी फैला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जो सीधे सीधे हमारी आज की जासूसी के केस से जुड़ी लगती हैं। हाँ, और ये हमें सही दिशा दिखाएंगी। जैसे पहले सेमेस्टर का एक पेपर है, माइनर आर्च 101, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ओके। इसकी एक यूनिट का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप एक रेसिपी बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा। उसमें लिखा है कि केक बनाने के लिए अंडा, मैदा और चीनी मिलाएं और बेक करें। ये हुआ ए से बी बनना। ठीक है। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म ये बताता है कि जब आप अंडा फेंटते हैं तो असल में क्या होता है। मैदा मिलाने पर प्रोटीन के धागे कैसे बनते हैं। अच्छा, मतलब हर एक छोटा स्टेप। हाँ, बिल्कुल। चीनी किस तापमान पर पिघलती है, ये उस प्रक्रिया के हर एक छोटे से छोटे कदम की पड़ताल है। ए से बी तक जाने का पूरा रास्ता, जिसमें कौन से मोड़ आए, कौन सी गलियां बनी। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। और सिलेबस में एक और चीज है जो हमारे काम की है। क्या है वो? दूसरे सेमेस्टर में MPH SC 11.1 फिजिकल केमिस्ट्री 2 पेपर में पूरी की पूरी यूनिट केमिकल डायनामिक्स पर है। केमिकल डायनामिक्स। हाँ, इसमें मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग रेट लॉज और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी जैसी बातें हैं। और ये क्या है? और ये उस जासूसी के टूल किट की तरह है। केमिकल डायनामिक्स हमें बताता है कि कोई प्रतिक्रिया कितनी तेज या धीमी है, यानी उसकी रफ्तार क्या है। रफ्तार। और रेट लॉ तय करने के तरीके वो औजार हैं जिनसे हम ये रफ्तार नापते हैं और पता लगाते हैं कि तापमान, दबाव या किसी और चीज का उस पर क्या असर पड़ता है। तो मतलब हमारा 1983 का पेपर इन्हीं औजारों का इस्तेमाल कर रहा है? बिल्कुल। वो इसी टूल किट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही खास पहेली को सुलझाता है। ठीक है, तो थियरी की बात हो गई, हमने टूल किट समझ लिया। अब असल केस फाइल खोलते हैं। चलिए। ये 1983 का रिसर्च पेपर, जिसका शीर्षक ही अरे बाप रे, किसी मंत्र जैसा लगता है। काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ सिल्वर 1 कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड बाय सीरियम 4 इन परक्लोरिक एसिड सॉल्यूशंस। हाँ हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो ये पढ़कर ही थोड़ा डर लगता है। हाँ। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये लंबा चौड़ा शीर्षक ही पूरी कहानी का सार है। चलिए, इसे जासूस की तरह तोड़कर देखते हैं। जरूर। सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले मुख्य खिलाड़ी, मेन प्लेयर्स। ओके। केस में दो मुख्य किरदार हैं। पहला है सीरियम 4, जिसे हम CE4 लिखेंगे। ये एक ऑक्सीकारक है, मतलब ऐसा किरदार जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इलेक्ट्रॉन छीनने वाला। ठीक है। और दूसरा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक छीनने वाला और एक देने वाला। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बिल्कुल, यानी कोई बाही किरदार। हाँ। वो है हमारा विशेष सहायक, सिल्वर आयन AgI। हाँ। यह एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। मतलब ये एक ऐसा किरदार है जो लड़ाई में सीधे हिस्सा नहीं लेता, लेकिन दोनों मुख्य किरदारों को एक साथ लाकर लड़ाई की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। और खुद अंत में बिना बदले बाहर निकल आता है। एकदम सही। और अंत में जासूसी का मकसद, द गोल। हाँ, शीर्षक के दो शब्द है, काइनेटिक्स और मैकेनिज्म। मतलब शोधकर्ता यह पता लगाना चाहते थे कि यह प्रक्रिया कितनी तेजी से होती है। काइनेटिक्स। और असल में कैसे होती है। मैकेनिज्म।
तो ये शीर्षक तो अपने आप में एक पूरी क्राइम थ्रिलर का पोस्टर है। सही पकड़ा। अब सवाल ये उठता है कि 1983 में वैज्ञानिक इस खास प्रक्रिया के पीछे क्यों पड़े थे? हाँ, ये जरूरी सवाल है। उस दौर में सीरियम आयन का इस्तेमाल कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीडाइजर के तौर पर होता था। अच्छा। लेकिन इसकी प्रतिक्रियाएं अक्सर बहुत धीमी और कह सकते हैं नकचढ़ी होती थीं। तो अगर कोई इसे तेज करने का सस्ता और असरदार तरीका खोज ले, जैसे? सिल्वर का इस्तेमाल करके, हाँ। तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी होती। अच्छा, तो इसके पीछे एक प्रैक्टिकल वजह भी थी। बिल्कुल। पेपर की शुरुआत में ही लिखा है कि इस सिल्वर का उत्प्रेरण काफी जटिल है और सीरियम और हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बीच एक नहीं बल्कि 6 अलग-अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इन सब का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का सीधा मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा अणु आपस में जुड़कर एक बड़ी अस्थायी टीम बना लेते हैं। हाँ, यहाँ सीरियम और हाइपोफॉस्फोरस एसिड के अणु 1.1 से लेकर 1.16 तक के अलग-अलग अनुपात में टीमें बना रहे थे। ओह! ये पहेली को और उलझा देता है क्योंकि हर टीम की प्रतिक्रिया करने की रफ्तार अलग-अलग हो सकती है। और सिल्वर की भूमिका जटिल क्यों थी? क्योंकि उसके काम करने के 2 संभावित तरीके थे और वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि असली तरीका कौन सा है। 2 तरीके? हाँ, एक थ्योरी थी कि सिल्वर खुद एक कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रक्रिया को एक नया आसान रास्ता देता है। ठीक है। दूसरी थ्योरी थी कि सिल्वर एक साइकिल में काम करता है, AgI से Ag0 बनकर और फिर वापस, या AgI से Ag2 बनकर और वापस। तो मतलब शोधकर्ताओं का मुख्य काम ये पता लगाना था कि सिल्वर कौन सा मुखौटा पहनकर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि उनके पास बस कुछ केमिकल थे, हाँ। कुछ मशीनें थीं और इन सुरागों से उन्हें ये पता लगाना था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या तमाशा हो रहा है। हाँ, ये तो वाकई कमाल की जासूसी है। बिल्कुल। और किसी भी अच्छी जासूसी में आपको फिजिकल एविडेंस चाहिए होता है, सबूत। इस केस में वो एविडेंस थे उनके एक्सपेरिमेंट से मिले ग्राफ। तो चलिए उन सबूतों पर नजर डालते हैं। पेपर में चित्र 1, 2 और 3 जैसे कई ग्राफ हैं। ये दिखा रहे हैं कि अलग-अलग केमिकल्स की मात्रा बदलने पर रिएक्शन की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है। यही डेटा मैकेनिज्म की चाबी है। जैसा कि सिलेबस में लिखा है, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग रेट लॉज, ये ठीक वही प्रक्रिया है। अच्छा। आप एक चीज की मात्रा बदलते हैं, बाकी सब कुछ स्थिर रखते हैं और देखते हैं कि रफ्तार पर क्या फर्क पड़ा। मैं चित्र 3 देख रहा हूं। ये ग्राफ रफ्तार और सिल्वर AgI की मात्रा के बीच का है। हाँ। यह लगभग एक सीधी रेखा है, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा सिल्वर उतनी तेज रफ्तार। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? ये रेखा तो ग्राफ में 0 से शुरू नहीं हो रही है। इसका y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बिना सिल्वर के भी रिएक्शन चल रहा है? मुझे लगा था कि सिल्वर के बिना कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया पकड़ा। यही उस पेपर की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। सच में? हाँ, उस इंटरसेप्ट का ठीक यही मतलब है कि जब सिल्वर की मात्रा 0 है, तब भी प्रतिक्रिया हो रही है, बस बहुत धीमी गति से। वाह! इससे ये साबित हुआ कि यहाँ असल में एक नहीं बल्कि 2 प्रतिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। 2? एक बिना उत्प्रेरक के और दूसरी सिल्वर द्वारा उत्प्रेरित। तो ये एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक हाईवे है जिसके साथ साथ एक सर्विस रोड भी चल रहा है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही। और वैज्ञानिकों को ये पता लगाना था कि ज्यादा ट्रैफिक किस पर है और दोनों सड़कें आपस में कैसे जुड़ी हैं। बिल्कुल। और इसी डेटा का इस्तेमाल करके वे एक गणितीय मॉडल या रेट लॉ बनाते हैं, एक ऐसा समीकरण जो उनके सभी परिणामों की व्याख्या कर सकें। अच्छा। पेपर में जो 2 रास्ते बताए गए हैं, पाथ 1 और पाथ 2, वे इसी मॉडल का नतीजा है। तो ये पाथ 1 और पाथ 2 क्या हैं? पाथ 1 वो सर्विस रोड है, धीमी बिना उत्प्रेरक वाली प्रतिक्रिया। ठीक है, सर्विस रोड। इसमें सीरियम और हाइपोफॉस्फोरस एसिड के कॉम्प्लेक्स सीधे सीधे बिना किसी की मदद के उत्पादों में टूट जाते हैं। ये होता है पर बहुत धीरे। और पाथ 2 वो हमारा हाईवे है। हाँ, पाथ 2 हमारा हाईवे है, यानी सिल्वर की मदद से होने वाली तेज प्रतिक्रिया। दिलचस्प बात यह है कि पेपर में लिखा है कि इस हाईवे के भी 2 लेन हैं, यानी पाथ 2 के भी 2 उपभाग A और B हैं। हाँ, और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। बहस? मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस लैब में कितनी बहस हुई होगी। एक रिसर्चर कह रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से हो रहा है,
दूसरा कह रहा होगा कि नहीं, ये AG0 AG1 साइकिल है। अच्छा। विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है, अलग अलग संभावनाओं को सबूतों की कसौटी पर कसकर। तो इस पूरी जासूसी बहस और डेटा विश्लेषण के बाद आखिरी फैसला क्या आया? मतलब सिल्वर असल में काम कैसे कर रहा था? तो अदालत का फैसला ये था, उनका सबसे बड़ा और स्पष्ट निष्कर्ष ये था कि सिल्वर उत्प्रेरण AG1 AG2 साइकिल के माध्यम से नहीं होता। अच्छा, तो वो थ्योरी गलत थी? हाँ, उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। ये जानना भी एक बड़ी खोज है कि क्या नहीं हो रहा है। सही बात है, गलत रास्तों को बंद करना भी मंजिल के करीब ले जाता है। तो फिर मुख्य रास्ता कौन सा था? मुख्य रास्ता कॉम्प्लेक्स के निर्माण के माध्यम से था। उनके सबूतों ने इशारा किया कि एक बहुत ही खास तरह का बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, एक डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स? हाँ, जिसमें सीरियम, सिल्वर और हाइपोफॉस्फेट तीनों एक साथ जुड़े होते हैं। तो असल में सिल्वर यहाँ एक बिचौलिए का काम कर रहा है, या कहें कि एक केमिकल मैचमेकर का। बिल्कुल। वो खुद कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दो मुख्य किरदारों सीरियम और हाइपोफॉस्फेट को एक खास तरीके से एक साथ ला रहा है ताकि उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का लेन देन आसानी से हो सके। एकदम सही। ये विज्ञान में एक बहुत बड़ा सबक है। कभी-कभी सबसे बड़ी खोज एक नए पदार्थ को खोजने में नहीं, बल्कि मौजूदा पदार्थों के बीच सही रिश्ता बनाने में होती है। वाह। और अगर हम इसे वापस सिलेबस से जोड़ें तो MSc के चौथे सेमेस्टर में एक डिसर्टेशन है। अच्छा, डिसर्टेशन? ये 10 क्रेडिट का एक मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। मतलब छात्रों को खुद इस तरह की एक जासूसी करने का मौका मिलता है। तो उन्हें केस दिया जाता है? हाँ, उन्हें एक समस्या दी जाती है, वे पुराने केस पढ़ते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और एक मैकेनिज्म का प्रस्ताव करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस 1983 के पेपर में किया गया है। तो ये पेपर उनके लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। बिल्कुल, जो दिखाता है कि क्लासरूम की थ्योरी लैब में कैसे काम करती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सिलेबस के पन्नों में छिपे सिद्धांत एक 40 साल पुराने पेपर में जिंदा हो गए। जो शीर्षक शुरू में इतना डरावना लग रहा था, अब उसकी कहानी और उसके हर किरदार का मकसद साफ समझ में आ रहा है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि विज्ञान हमेशा अपने समय के औजार और ज्ञान पर निर्भर करता है। ये पेपर 1983 के हिसाब से शानदार था। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो अगर आज के जमाने का कोई शर्लॉक होम्स इस केस को दोबारा खोले तो वो क्या अलग करेगा? हाँ, अच्छा सवाल है। उसके पास कौन से नए जासूसी उपकरण होंगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हमारे पास कहीं बेहतर तकनीकें हैं। जैसे? PK यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ही कंप्यूटर्स फॉर केमिस्ट जैसा पेपर है। आज के शोधकर्ता सबसे पहले कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर पर? हाँ, वे कंप्यूटर पर ही उस डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का 3D मॉडल बनाकर देख सकते हैं और ये भी गणना कर सकते हैं कि उस रास्ते पर चलने में कितनी ऊर्जा लगेगी। मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि एक पुल बनता है, बल्कि उस पुल का पूरा 3D नक्शा बना देंगे। और ये भी बता देंगे कि उस पर गाड़ी चलाने में कितना पेट्रोल लगेगा। क्या बात है। बिल्कुल। इसके अलावा आज हमारे पास बहुत उन्नत स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकें हैं, जैसे स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टॉप फ्लो? हाँ, जिनसे हम उन बहुत ही कम समय के लिए बनने वाले कॉम्प्लेक्स को बनते और टूटते हुए लगभग देख सकते हैं। 1983 में शोधकर्ता सिर्फ परछाइयों को देखकर अंदाजा लगा रहे थे। आज हम शायद सीधे उस किरदार को ही देख सकते हैं। तो ये संभव है कि आज हम उस मैकेनिज्म के बारे में और भी बारीकियां जान पाते हैं जो उस समय जानना असंभव था। निश्चित रूप से। और यही विज्ञान की खूबसूरती है। ये कभी खत्म नहीं होता, कभी अंतिम नहीं होता। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी के काम की नींव पर खड़ी होती है, बेहतर औजारों और गहरी समझ के साथ उसी पुरानी पहेली को एक नए नजरिए से देखती है। सही। 1983 के उन वैज्ञानिकों ने हमें रास्ता दिखाया और आज के वैज्ञानिक उस रास्ते को और रोशन कर रहे हैं।